तो पहला प्रश्न साथियों कब मनाया जाता है? देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन पूछा जाए सिर्फ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आंसर अगर आपका है बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए अगर अनुवाद की संधि विच्छेद करें ना तो दो शब्द निकल कर आएगा और एक वाद शब्द निकल कर आएगा। उपसर्ग पूछा गया है तो साथियों क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। और अनु कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि पूजनीय साथियों कैसे लिखा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो ना पूजनीय ऐसे लिखा जाता है तो आंसर आपका अगर है सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि घुड़सवार, यहां पर एक शब्द साथियों दिया गया है घुड़सवार और पूछा जा रहा है कि ये कैसा शब्द है? ये ऋण शब्द है या योग ऋण शब्द है या यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है? अगर बात करें साथियों यौगिक की ना तो यौगिक एक तरीके से जोड़ से बना है, प्लस से बना है कह सकते हैं एक तरीके से। तो जो दो शब्दों को साथियों जोड़कर शब्द बनाया जाए ना तो उसको ही तो यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे कि जब हम बात करते हैं घुड़सवार की तो इसमें एक तरीके से दो ही तो शब्द हैं, एक तो घुड़ हो जाएगा और दूसरा साथियों सवार हो जाएगा। तो आपको कोई ऐसा शब्द दिखे साथियों जिसकी संधि विच्छेद हो सके और पूछा जाए वो कैसा शब्द है तो वो हमेशा साथियों यौगिक शब्द जाएगा, यानी कि यौगिक शब्द की ही संधि विच्छेद हो सकती है। तो जिनका आंसर यहां पर कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन? देखिए स्वर आप सभी लोग जानते होंगे वॉवेल, छोटा आ बड़ा आ, ये छोटी बड़ी छोटा बड़ो ये सब सारे 11 स्वर हैं। अगर बात करें यहां पर पूछा गया है कि दीर्घ स्वर कौन सी है, जैसे कि बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ये सारे क्या है साथियों? ये सारे दीर्घ स्वर हैं। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही ना तो वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, वीडियो पूरा देखने के बाद, यानी कि सबसे पहले ज्ञान आपके पास होना चाहिए उसके बाद आपके मित्र के पास। चलिए तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द साथियों कौन सा है? तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि जिजीविषा मुझे लिखकर बताइए तो जिजीविषा आप कैसे लिखोगे? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अहि का मतलब की अगर बात करें ना, अहि का मतलब होता है साथियों सांप। अहि का मतलब क्या होता है? अहि का मतलब होता है साथियों सांप। तो सांप हम लोग उरग को भी कहते हैं, सरीसृप को भी कहते हैं, पवनाश को भी कहते हैं, लेकिन सिंधुर को नहीं कहते हैं। अब नहीं कहते हैं तो ये साथियों अहि का पर्यायवाची नहीं होगा। अहि का मतलब मैंने आपको बता दिया है सांप होता है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दो प्रकार के शब्द, लेकिन जब हम बात करें साथियों हम लोग जो अपनी रोजमर्रा के जीवन में तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल कम या ना के बराबर करते हैं। तो कान शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कि मेरे कान में खुजली पड़ रही है या मेरे कान में जो है ना कुछ पानी सा चला गया है, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि तद्भव शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, जीभ शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर बात करें दांत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम मुख शब्द का इस्तेमाल बहुत कम या ना के बराबर करते हैं। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम या ना के बराबर किया जाए वही आपके तत्सम शब्द हैं। ये मेरी ही बनाई हुई साथियों ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। राकेश पढ़ता है ये कैसा वाक्य है आपसे पूछा जा रहा है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है? बताइए। चलिए तो ये सिंपल से साथियों वाक्य है, यानी कि साधारण वाक्य आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि बहुज्ञ शब्द का सही मतलब क्या है, यानी कि बहुज्ञ का मतलब साथियों क्या होता है? जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, या जो अध्ययनशील हो या जो कम जानता हो। तो मैं कह सकता हूं साथियों जो बहुत जानकार हो उसको बहुज्ञ कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से संज्ञा कौन सी है? देखिए अगर बात करें संज्ञा आपको मालूम होना चाहिए किसको कहा जाता है। अगर किसी भी आदमी का नाम है या किसी लड़के का नाम है, कोई भी नाम है वो संज्ञा होगा। किसी लड़की का नाम है, किसी पुरुष का नाम है वो संज्ञा होगा। किसी स्त्री का नाम है, किसी नदी का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है या किसी विषय का नाम है। अगर किसी विषय का नाम है, जैसे कि बात करें गणित हो गया, ठीक है ना, अगर संविधान हो गया या विज्ञान हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे साथियों? ये सारे के सारे संज्ञा ही तो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों किसी शहर का नाम है या किसी देश का नाम है, तो ये सारे सारे साथियों संज्ञा होते हैं। तो मैंने आपको साथियों साथ में यह भी बताया था कि
अगर किसी विषय का नाम आ जाए और पूछा जाए संज्ञा कौन सा है, तो जो विषय का नाम होगा, लड़का लड़की का नाम होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के अगर बात करें, विषय का नाम इसमें से है भूगोल, और भूगोल एक संज्ञा है। उसके बाद देखिए, सिर से पानी गुजर जाना, ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गहरे पानी में स्नान करना नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। साथियों, जब कहा जाता है ना कि मेरे बर्दाश्त की हद अब पार हो चुकी है, यानी कि यह भी कहा जाता है सिर से पानी गुजर चुका है साथियों, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आंसर की अगर बात करें, अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक और साथियों लोकोक्ति आप देखिए, और इस लोकोक्ति का मतलब बताइए कि क्या होता है। भई गति साप छछूंदर केरी। तो ये अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है कि दुविधा में पड़ जाने को कहा जाता है साथियों, भई गति साप छछूंदर केरी। उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है साथियों, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यानी कि गिरधर गोपाल की बात चल रही है कि मेरे तो बस वही सब कुछ है और दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। अब यहां पर देखिए, एक तो किसी से प्रेम की बात की गई एक तरीके से, और यहां पर पति शब्द आ गया, तो मतलब यह कहा जा रहा है कि अपने पति के प्रति प्रेम जताया जा रहा है। और जब भी पंक्तियों को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि अपने पति के प्रति प्रेम जताया जा रहा है, तो वहां पर हमेशा साथियों श्रृंगार रस होगा, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको कभी पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगे कि प्यार अपने माँ जो है ना, माँ प्यार अपने बच्चे के लिए जता रही, तो वहां पर हमेशा वात्सल्य रस होगा। तो अगर पति के लिए प्यार जताया जाए तो श्रृंगार रस, अगर अपने बच्चे के लिए प्यार जताया जाए तो वहां पर वात्सल्य रस। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, एक रचना है कि अशोक के फूल साथियों, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहा जाता है? तो जो स्वतंत्र रूप से साथियों बोले जाते हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि स्वरों की जब हम बात करते हैं तो स्वर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। तो किस शब्द में साथियों प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए, सागर का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, तो सागर में प्रत्यय नहीं है। नगर का भी नहीं हो सकता, अगर मगर का हो सकता है। अगर जादूगर की साथियों बात करें तो क्या बन जाएगा? जादू धनगर बन जाएगा। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा? प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर दो अलग अलग एक तरीके से शब्द हो गए, तो इसलिए आंसर नहीं हो सका। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी भाषा को आपको सीखना हो तो आप उस भाषा की ग्रामर को पहले सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, स्पोकन कोर्स करता है, तो उसको भी ग्रामर स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, सेंटेंस का ज्ञान उसको दिया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें साथियों भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे हो जाता है, तो व्याकरण से हो जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? देखिए, बात करें सबसे पहले का वर्ग आता है, और का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घड़ा आता है। चा वर्ग की अगर बात करें, चा, छ, जा, झा, उहा, ये आता है। तो बात करें साथियों कौन सा यहां पर वर्ग सही होगा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आंसर यहां पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर कौन सा है? तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है, देखिए धन को किन किन नामों से जाना जाता है? धन को अगर बात करें, दौलत भी कहा जाता है, धन को संपदा भी कहा जाता है, और धन को द्रव्य भी कहा जाता है। लेकिन धन को साथियों अजा नहीं कहा जाता है। अब नहीं कहा जाता है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर लगाओगे कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन की अगर बात करें, भारतीयों होगा या भारतीयों होगा या भारतीयों होगा। तो कौन सी मात्रा लगेगी साथियों? ता में बड़े ई की मात्रा लगेगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, बताइए।
पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, यानी कि देखिए अगर किसी पर भी कोई चीज बैठी हो वहां पर शब्द आ जाए पर, तो वहां पर हमेशा साथियों कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। क्योंकि अधिकरण कारक कब कब आएगा, या तो साथियों वाक्य में लिखा हो या पर लिखा हो। तो इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि यहां पर अधिकरण कारक का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखिए कि नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कि कौन से वाक्य में बिल्कुल गलती नहीं है, बिल्कुल त्रुटि नहीं है। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये सही होगा। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये सही होगा। या मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, या मेरे घर के पास साथियों एक पान की दुकान है। देखिए ये वाक्य में क्या है, दुकान सही नहीं लिखा हुआ है, दुकान में छोटे ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, यहां पर भी बड़े ऊ की मात्रा लगी, यहां पर भी लगी है। ठीक है, और भी कई दिक्कतें भी हैं, लेकिन अगर बात करें साथियों यहां पर राइट आंसर की, यानी कि शुद्ध वाक्य की अगर बात करें, तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। ये वाक्य साथियों त्रुटिहीन है। उसके बाद देखिए कि स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया साथियों, अगर किसी भी शब्द को बोलने पर और उसके साथ साथियों कैसा अगर आ रहा है तो वो हमेशा पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है साथियों जिसके साथ आप कैसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि अगर बात करें नृत्य कैसा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, धर्म कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, कुटिया कैसी है, अब कैसी का इसके साथ इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी दीपक की अगर बात करें तो दीपक कैसा है, शब्द बोलोगे खुद आप आगे वाला शब्द बोल दोगे, कैसा या कैसी खुद आपके मुंह में आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद को आपको पहचानना है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो कभी भी साथियों इस प्रकार का वाक्य आपको दिखेगा, कोई बहुत खुश हो रहा है या बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है या चौंक रहा है, या कोई चीज जीत गए हो आप, कोई भी आपका है वो जीत गए हो तो वहां पर बहुत खुश हो, या कोई चीज देखकर आप आश्चर्यचकित हो रहे हो, तो वहां पर साथियों वो कैसा वाक्य होता है आपको ध्यान रखना है। उसमें कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, कलई खुलना साथियों ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, कलई खुलने का मतलब होता है कि राज फाश हो गया, यानी कि किसी का राज खुल गया। तो कहा जा सकता है रंग उतर जाना नहीं, सच्चाई का पता लगाना या भेद प्रकट होना। तो कहा जा सकता है साथियों भेद प्रकट होना, यही मतलब हो जाएगा किसका, कलई खुलने का मतलब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक कौन थे। तो यहां पर इनका नाम साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, गारसा दतासी इनका नाम था, और ये साथियों हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार साथियों कौन है, अब ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी। बहुत सारी रचनाएं इनके बारे में आपने पहले से सुन रखी होंगी। तो एक रचना और साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। देखिए दंत वर्ण की अगर बात करें ना, तो दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको मालूम होना चाहिए साथियों। ता आता है, दा आता है, ता दा था, दा धा और ना, ये सारे आते हैं। तो यहां पर साथियों कौन कौन सा है, ये भी है, ये भी है, उसके अलावा ये भी है, लेकिन ये नहीं है। अब ये नहीं है तो यही साथियों दंत वर्ण नहीं कहलाएगा। अब नहीं कहलाएगा तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी, पाली या प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो संस्कृत हो जाएगा। यानी कि प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत आपका आंसर होगा, सीधी सी बात है। चलिए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां इसमें से कौन सी है। तो साथियों मैं आपको बता चुका हूं कंठ ध्वनियां जो होती है ना, वो का ख ग घड़ा होती है। अब कंठ ध्वनियां इसमें से कौन सी हो जाएंगी, तो काखा हो जाएगी कंठ ध्वनियां। अगर आपका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अत्युक्ति में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। तो अत्युक्ति की अगर बात करें साथियों, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धनुक्ति हो जाएगा। तो अति इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों एक शब्द आपके स्क्रीन पर आया है कि बारहसिंगा, और बारहसिंगा में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययी समास। तो आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे बारहसिंगा की अगर बात करें तो इसमें साथियों बहुब्रीहि समास था। चलिए,
साथियों यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पूरा मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न आने वाले टाइम में देखेंगे। 38 से जो है ना वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग के और फिर मैथ के। साथियों मैं आपको कुल मिला के अगर बात बताऊं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं 100 प्रश्नों की एक ऐसी क्लास लाने वाला हूं करंट अफेयर की, क्योंकि जो आपका सामान्य ज्ञान का सेक्शन होगा यूपी पुलिस में, उसमें लगभग मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चंस, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर की। और लगभग साथियों बात करें तो 8 से 9 महीने की करंट अफेयर आपको याद रखना है, आपको तैयार रखना है। तो मैं साथियों क्या कर रहा हूं कि मैं 8 से 9 महीने की करंट अफेयर आप सभी को दूंगा और वो 100 क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएगी। यानी कि अगर उन साथियों 8 से 9 महीने के 100 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हो तो उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। यानी कि जितने भी 7-8 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए वो उस 100 क्वेश्चन में से आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको लेना नहीं है। तो उस पर साथियों काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है काम, तो वो भी बहुत जल्द आप वीडियो देखेंगे। तो इसलिए चैनल पर आप नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो आपसे मिस हो। और वो वीडियो अगर आपसे मिस हो जाती है तो लॉस में साथियों हो गए आप। क्योंकि अगर बात करें जो डेली करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, डेली करंट अफेयर कैसे अब आप इतनी जल्दी कर पाओगे 365 दिन का, या 8 से 9 महीने का कह सकते हैं, या पूरी साल का, तो खैर अगर आप कर सकते हो, अगर आपका तैयार है तो आप कर सकते हो रिवीजन, वरना अगर आपका नहीं तैयार है तो उन 100 प्रश्नों को आप देखिएगा अवश्य। चलिए, तो भ्रमर के लिए साथियों पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो भ्रमर की अगर बात करें ना, भ्रमर को भृंग भी कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाता है। बाधा डालना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब साथियों आपसे पूछा जा रहा है। अब मान लीजिए साथियों कि किसी की राह में कोई चीज बाधा पड़ना, ठीक है, तो रोड़ा अटकना भी तो कह सकते हैं, रोड़ा अटकाना भी तो कह सकते हैं। भाई वो बाधा डाल रहा है मेरे काम में, यानी कि रोड़ा अटका रहा है, तो आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वीर तुम बढ़े चलो, इसमें आपको बताना है रस कौन सा है। अब पंक्तियों को जब पढ़ोगे ना, तो देखिए कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा रस है, तो पंक्तियों को पढ़कर ही आप मालूम कर पाओगे कि इसमें रस कौन सा है। अब इस पंक्ति को मैं पढ़ के सुना रहा हूं और आप मालूम कर जाओगे कि इसमें रस कौन सा होना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, ये 3rd क्लास में मैंने कविता पढ़ी थी, 3rd या 4th में, मुझे अभी भी याद है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यहां पर वीर की बात चल रही है और एक तरीके से अगर बात करें बहुत बहादुरी वाली बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है साथियों यहां पर वीर रस हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अभी मैंने आपको साथियों बताया था इसी क्लास में कि अगर मां अपने पति से प्यार कर रही है, यानी कि पंक्तियों को पढ़कर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई मां नहीं, सॉरी, कि कोई स्त्री है वो अपने पति की तरफ या पति की तारीफ कर रही है, तो वहां पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। लेकिन अगर मां अपने बच्चे की तारीफ कर रही है या उसकी तारीफ कर रही, प्रशंसा कर रही, तो वहां पर वात्सल्य रस होगा। लेकिन अगर पंक्तियों को पढ़कर ऐसा महसूस हो कि बहुत बहादुरी का काम चल रहा है, वीर का काम चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है बहादुरी वाली, तो वहां पर साथियों वीर रस होगा। आंसर आपका डी के साथ। अब उसके बाद देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के यहां पर प्रश्न आपके शुरू हो चुके हैं। तो बताइएगा एक बार कि इन 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके हिंदी के बिल्कुल करेक्ट रहे। अब यहां पर 38 प्रश्न हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के, यानी कि 38 से लेकर 75 तक। उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सोया प्रदेश कहा जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से साथियों किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आंसर आपका बी के साथ। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल साथियों हर 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A द्वारा 43A, धारा 66, आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खां यहां पर लिखा हो, तो बिस्मिल्लाह खां साथियों किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई वादन से, यानी कि शहनाई बजाते थे, तो ये शहनाई वादन से संबंधित थे। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन, जो भारतीय संसद भवन है ना, तो संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों? एडविन ल्यूटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। ये एकदम बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है और आपके एक बार एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। आंसर आपका बी हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? ये आपसे साथियों
पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें सबसे कठोर धातु कौन सी है तो टंगस्टन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो आपका आंसर हीरा होना चाहिए। 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे कठोर धातु टंगस्टन और सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछे तो हीरा आपको बताना है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था, तो किस विजय की स्मृति में करवाया था साथियों, गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। आंसर आपका बी के साथ। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, तो कौन सी संस्था साथियों रखती है, आप लोग ध्यान रखेंगे सेबी की अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में तो इसकी स्थापना हुई थी। और सेबी का क्या काम होता है, तो ये शेयर बाजारों पर साथियों नियंत्रण रखती है। चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका भी जाता है। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाया जाता है, अगर बात करें साथियों देखिए उच्च सदन यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है तो राज्यसभा आप बताते, लेकिन निम्न सदन आपसे पूछा जाए साथियों तो लोकसभा आपको बताना है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था, तो कौन सी कंपनी का निर्माण किया था साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि एक पुस्तक है साथियों जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। चलिए कि गीतांजलि साथियों ये किसकी रचना है बताइए, तो गीतांजलि किसकी रचना, और गीतांजलि के लिए उनको आपको ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट हो रही है, तो किसके कारण हो रही है, सीएफसी के कारण हो रही है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखेंगे कि निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, तो क्या साथियों अगर बात करें श्वेत रक्त कणिका क्या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करती है, तो बिल्कुल साथियों शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करती हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत देखिए अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया, तो आपको ध्यान रखना है साथियों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, इसलिए 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि अंधों के पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अंधों के जो पढ़ने की लिपि होती है उसको क्या कहा जाता है साथियों, ब्रेल लिपि कहा जाता है। और ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे साथियों, तो लुईस ब्रेल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि रजम नामा ये फारसी में किसका अनुवाद है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए देखिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि रामायण किसने लिखी, तो रामायण किसने लिखी साथियों, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। भगवत गीता किसने लिखी, तो वेद व्यास ने लिखी। रजम नामा की अगर साथियों यहां पर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो महाभारत के साथ जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होता है, तो ये एग्जाम में साथियों प्रश्न आ चुका है। तो ठोस पदार्थ की अगर बात करें तो ये चालन विधि से साथियों गर्म होता है। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और इस क्लास में अगर कुछ कमी आपको लग रही है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो सुधार के बारे में भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए तो निम्न में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो बहुत बड़ी बात साथियों ये कही है, भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को साथियों बताया है संविधान का हृदय और आत्मा। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन ये कहां पर स्थित है, एग्जाम में बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों यह कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कहार जाति के द्वारा
किया जाने वाला धुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कहां पर आयोजित किया जाता है साथियों? बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है। और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि धुरिया नृत्य साथियों अगर बात करें किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी जाति करती है, तो कहार जाति करती है धुरिया नृत्य। और कहां पर किया जाता है? तो बुंदेलखंड में किया जाता है। डायनामो की अगर बात करें तो डायनामो साथियों किसको किस में परिवर्तित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो डायनेमो की अगर बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख इनमें से कौन होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि जो जिला मजिस्ट्रेट होता है यही जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायपालिका के गठन के लिए किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम साथियों कितनी होनी चाहिए? 40,000। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि ए और बी दोनों। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बताइए कि जो मिश्रित खेती है ना, ये मिश्रित खेती क्या होती है? एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन, नकदी एवं खाद्य दोनों फसलों का उत्पादन, या पशुपालन एवं कृषि, या उपरोक्त सभी। तो कहा जा सकता है साथियों मिश्रित फसल, मिश्रित खेती किसे कहा जाता है? एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन ही को मिश्रित खेती कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों रीजनिंग की अगर बात करें तो एक सीरीज वाला प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये प्रश्न होगा। 6 है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। पहले 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है। तो साथियों बच्चा बच्चा बता देगा यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा। साथियों यहाँ पर 21 नंबर आ जाएगा। 21 नंबर यहाँ पर साथियों क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि 3-3 नंबर साथियों हर सब में बढ़ाए गए थे। तो जब 3 नंबर साथियों 18 में बढ़ाए जाएंगे ना तो 21 आ जाएगी। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों एक और साथियों सीरीज वाला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि यूपी पुलिस एग्जाम की बात करते हैं तो रीजनिंग के सेक्शन में साथियों 55 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 150 में से पूरे 55 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के। बिल्कुल साथियों 20 क्वेश्चन, लगभग 20 से 21 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 55 या 54 या 56 के आसपास लगभग रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग साथियों सिलेक्शन की अगर बात करें, सिलेक्शन डिपेंड करता है रीजनिंग पर और हिंदी पर। इसलिए ये दो ऐसे सब्जेक्ट आप बहुत समझिए बिल्कुल निपुण हो जाइए, एक्सपर्ट हो जाइए। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका इसमें से अगर नहीं गलत होता है तो सिलेक्शन के चांस आपके 100% हो जाते हैं। खैर चलिए, एसी है, उसके बाद ईजी है, उसके बाद आईके है, उसके बाद एमओ है। तो यहां पर साथियों कौन से लेटर आ जाएंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लेटर पोजीशनिंग आप कर दीजिए। मतलब ए की पोजीशन 1 होती है और सी की पोजीशन 3 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, जी की पोजीशन 7 होती है, आई की पोजीशन 9 होती है और के की पोजीशन 11 होती है। उसी प्रकार साथियों एम की पोजीशन 13 और ओ की पोजीशन 15 होती है। यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि क्या इसमें बड़ा है, तो इसमें बड़ा है, इसमें 2 बड़ा है, फिर क्या इसमें साथियों 2 बड़ा है, इसमें भी 2 बड़ा है, इसमें भी 2 बड़ा है। यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा उसमें भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर बात करें साथियों ये 1 से 5 हो गया है, बिल्कुल सही साथियों। 1 से 5 हो गया है यानी कि 4 नंबर बड़ा है। ये 5 से 9 हो गया है, 4 नंबर बड़ा है। ये 9 से 13 हुआ है, 4 नंबर बड़ा है। तो यहां पर भी साथियों जब 4 नंबर बढ़ाएंगे तो यहां पर साथियों 17 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से 7 हुआ है, यहां पर भी 4 नंबर बड़ा है। 7 से 11 4 नंबर बड़ा है, 11 से 15 7 नंबर बड़ा है, 4 नंबर बड़ा है। और 15 से भी साथियों 4 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 19 आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 17 पर होता है साथियों क्यू और 19 पर होता है एस, इसलिए क्यू एस आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर साथियों बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिस प्रकार साथियों बात करें, जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित होगा? दमन एवं द्वीप से, असम से, सिक्किम से, या पोर्ट ब्लेयर से? देखिए आपको मालूम होना चाहिए गोवा की राजधानी है पणजी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होगी साथियों? पोर्ट ब्लेयर होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछा जाता है कि एक राज्य
दे दिया जाता है उसकी राजधानी दे दी जाती है, और दूसरा राज्य दे दिया जाता है उसकी राजधानी आपसे पूछी जाती है, या कोई देश दे दिया जाता है उसकी राजधानी दे दी जाती है, और दूसरा राज्य दे दिया जाता है, दूसरा देश दे दिया जाता है, उसकी राजधानी पूछी जाती है। ठीक है, कभी कभी मुद्रा से संबंधित प्रश्न भी आ जाता है। तो ये सब उम्मीद करता हूं आपका तैयार होगा। खैर कोई बात नहीं। यहां पर एक प्रश्न है साथियों कि यहां पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो नंबर है ना वो आपको बताना है साथियों, यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ये आकृति 1 है और ये आकृति 2 है, तो वही लिखा हुआ है साथियों, आकृति 1 और आकृति 2 यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर बात करें साथियों, क्या 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 13 हो जाएगा, ठीक है सॉरी 8 हो जाएगा, और ये 3 11 हो जाएगा। तो 11 का रिलेशन क्या 45 से बन रहा है साथियों? तो नहीं बन रहा है। अगर बात करें सबकी गुणा कराए, 3 3 9 और 9 पंजे 45, बिल्कुल साथियों, यानी कि इन तीनों की गुणा कराने पर 45 बन जाता है। तो इनकी गुणा कराने पर साथियों 6 चौक 24 और 24 दूना कितना होता है साथियों? 48 होता है। तो क्या 48 यहां पर आएगा? ऑप्शन में क्या 48 है साथियों? बिल्कुल है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे क्वेश्चन साथियों यहां पर आपको करवा रहा हूं, यूपी पुलिस के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसलिए आप साथियों बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखेंगे और सभी सवालों को समझेंगे, और जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं उसको तैयार रखेंगे। प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए यदि धूल को हवा कहा जाता है, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए और पीले को जल कहा जाए, और जल को लाल कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होता है? हमें इतना पता है कि दूध का रंग सफेद होता है, और सफेद को यहां पर क्या कहा गया है ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर साथियों सफेद को पीला कहा गया है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पीले के साथ। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि उस आरेख को चुनना है आपको जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपण करता है। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और रासायनिक विज्ञान है। देखिए जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में 3 तरह के विज्ञान आते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान आता है, एक रसायन विज्ञान आता है, और एक जीव विज्ञान आता है। यानी कि ये इसके विज्ञान के अंतर्गत ये सारे विज्ञान आएंगे साथियों। तो कहा जा सकता है ये आपका साथियों विज्ञान हो जाएगा ये वाला, और इसके अंदर ये आपका भौतिक विज्ञान हो जाएगा और ये रसायन विज्ञान हो जाएगा। तो ऐसी साथियों आकृति आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। चलिए देखिए बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत शानदार लेवल का भी यहां पर ये क्वेश्चन है। अगर बात करें साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो अब इंसान क्या करेगा? ए टू जेड लिखने पड़ेगा, यानी कि ए से लेकर जेड तक लिखने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखकर बता देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला यहां पर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको यहां पर लिख देता हूं ए बी सी। उसको मतलब इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके लिखना है। कहां तक लिखना है साथियों? जेड तक लिखना है। जेड तक हमने लिख ली। अब यहां पर कहा गया है, अच्छा दायां क्या होता है? दायां जब भी कहेगा दाएं से चलना है तो दाएं से इधर से चलोगे, मतलब इधर से चलोगे इधर की तरफ, और कहेगा बाएं से चलना है तो इस तरफ से चलोगे इधर की तरफ। इतनी समझ में आ गई? तो इसमें यह कहा गया है कि दाएं से 18वें अक्षर पर पहले तो पहुंचा जाए। पहले दाएं से 18वें अक्षर पर पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से दाएं से 7वें अक्षर पर पहुंचेंगे, और जो अक्षर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो साथियों दाएं से जब हम क्या करेंगे 18वें अक्षर पर कैसे पहुंचेंगे? तो कभी भी आपसे अगर प्रश्न में यह कहा जाए कि ए से जेड तक है, पूरी वर्णमाला है, उसमें जेड से आपको चलना है, यानी कि दाएं से आपको चलना है 15वें अक्षर पर कहे, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं 18वें अक्षर पर चलिए मान लेते हैं। तो जब भी आपसे कहे साथियों 18वें अक्षर वाला लेटर कौन सा होगा, आप 27 में से घटाना, 26 में से नहीं, 27 में से आप घटाना 18 को। तो 17 में से 8 जाएगा साथियों, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहां पर साथियों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 9 ही हो जाएगा। यानी कि जब आप इधर से चलेंगे 18 नंबर 18 लेटर पार करेंगे, तो यहां पर साथियों कहीं पर 9 नंबर आएगा और यहां पर साथियों आई आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहां पर लिखा होता 20, तो हम साथियों दाएं से 20 कहता ना, तो हम साथियों 27 में से 20 को घटाते और जो लेटर होता वहां पर हम पहुंच जाते। इसने दाएं से 18 कहा है तो हमने 27 में से 18 घटाया है। अब यहां पर हम आई पर आ गए। अब ये कह रहा है कि उस अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि अब इससे 7वां पूछ रहा है।
अब चाहो तो साथियों हम लोग लिख भी सकते हैं 7वां अक्षर, ये आपका 10वां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, 12वां, ठीक है, 13, 14, 15। लेकिन ऐसे नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। अगर इसने क्या कहा, 7वां, दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, यानी कि इधर से 7वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 16 आया, और 16 पर क्या होता है साथियों, पी होता है। लेकिन ये भी आपको नहीं लिखना है। यहां पर कहा गया था कि दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, तो डायरेक्ट जो 9 आया था ना, 9 में 7 प्लस कर दो और क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जैसे कि ये 16 आ गया और 16 नंबर पर क्या होता है, पी होता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, पी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर पी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। चलिए, लिखा हुआ है साथियों यहां पर, यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में, अच्छा ठीक है भाई साहब, एक बात मैं आपको और बता देता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, ये आपका, ये आप है, तो ये वाली दिशा हमेशा क्या कहलाएगी, पूर्व दिशा कहलाएगी। ये वाली दिशा साथियों हमेशा उत्तर दिशा कहलाएगी, और ये वाली दिशा हमेशा दक्षिण दिशा कहलाएगी, और ये वाली दिशा हमेशा पश्चिम दिशा कहलाएगी। अगर बात करें, ये वाला हाथ आपका दायां हाथ कहलाएगा और ये वाला हाथ आपका बायां हाथ कहलाएगा। तो इसमें कहा गया है कि प्रारंभ करके एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा ये साथियों नीचे की तरफ ही तो है, तो हम दक्षिण दिशा में साथियों कितना चला लेंगे, 4 किलोमीटर चला लेंगे सवारी को। उसके बाद कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका मुंह इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, किसके, इधर की तरफ। इसका बाएं किधर होगा, इसका बायां इधर ही तो होगा। और बाएं की तरफ बढ़ के 2 किलोमीटर कह रहा है चलने को, तो 2 किलोमीटर हमने चला दिया। और पुनः अपने दाएं ओर मुड़कर, अच्छा फिर से मतलब इधर को जा रहा था, दाएं मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ता है। और कितना चलता है साथियों, 4 किलोमीटर चलाया जाता है। 4 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो साथियों वो किस दिशा में चल रहा है, वो इस दिशा में चल रहा है। और ये दिशा कौन सी होती है, बिल्कुल नीचे वाली दिशा साथियों दक्षिण दिशा ही तो होती है। तो वो किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखेंगे साथियों, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कथन क्या सा कहता है साथियों। कथन कहता है, यहां पर कथन है कि सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं। दो बातें कही गई हैं। तो सभी कौवे, मान लीजिए हम एक साथियों, ये क्या है, ये कौवे हो जाते हैं, ठीक है। ये कौन हो गए, ये साथियों कौवे। कहा गया है कि सभी कौवे क्या है, सभी कौवे पक्षी हैं। तो पक्षियों के अंतर्गत ही तो साथियों क्या आ जाएंगे, कौवे आ जाएंगे। तो ये सारे क्या हो गए, पक्षी हो गए। उसके बाद कहा गया कि सभी मोर क्या है, सभी मोर कौवे। मैं दोबारा से बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, बन नहीं पाए इस बार। देखिए, कहा गया है साथियों क्या, कौवे की बात की गई है। तो कौवे मैं यहां पर बना लेता हूं। देखिए, कहा गया है कि सभी कौवे क्या हैं, सभी कौवे आपके पक्षी हैं। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके पक्षी हो जाएंगे। पक्षी के अंतर्गत ही तो कौवे आ जाएंगे। उसके बाद कहा गया है कि सभी मोर कौवे हैं। तो जब सभी मोर कौवे हैं तो कौवे के अंतर्गत ही तो साथियों क्या आएंगे, मोर आएंगे। तो मोर क्या आ गए, कौवे के अंतर्गत आ गए। अब आप निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है। दो का निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी मोर पक्षी हैं, क्या इसमें सभी मोर आपको पक्षी दिख रहे हैं, ये तो मोर हो गए। ये क्या सभी मोर जो हैं वो पक्षी के अंतर्गत आ रहे हैं, बिल्कुल साथियों, पक्षी के अंतर्गत ही आ रहे हैं सभी मोर। इसलिए सभी मोर पक्षी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है सभी पक्षी मोर हैं। पक्षी क्या है, पक्षी साथियों ये वाले हैं पक्षी। क्या ये सारे पक्षी साथियों मोर हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ इतने पक्षी जो है ना ये सिर्फ मोर हैं, सारे नहीं हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष आपका केवल एक सही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों पहले 1 आया है, उसके बाद 8 आया है, उसके बाद 2 है, फिर 25 है, फिर यहां पर कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन में से, फिर उसके बाद 64 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो बताने की कोशिश करेंगे साथियों, क्या नंबर यहां पर आ सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, देखिए यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 5 लिखा है ना, इसके सामने इसका स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है।
ये 8 लिखा है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 2 लिखा हुआ है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर साथियों क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा किस ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आपके स्क्रीन पर अब जो है ना वो मैथ के साथियों क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मैथ के क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं, तो मैथ के क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 10-10 या 12-12 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं मैथ के और रीजनिंग के, क्योंकि उसमें साथियों मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। सभी सवाल जो होंगे 10 सवाल भी होंगे मैथ के, तो टॉप लेवल के साथियों होंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आपको सभी मैथ के सवालों को देखना है और उन सवालों को साथियों तैयार करना है। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं कि किसी वस्तु पर 2 बार क्रमशः यानी कि एक बार 40%, दूसरी बार 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, यदि एक बार में ही छूट दे देता तो उसका मान क्या होगा। कभी भी आपसे इस प्रकार का सवाल आ जाए कि पहली बार में भैया 40% की छूट दी गई, या पहली बार में 20% की छूट दी गई, दूसरी बार में 30% की छूट दी गई, तो कुल मिलाकर छूट कितनी हुई। ये सवाल आता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है। ठीक है ना, तो इसके लिए साथियों क्या करेंगे कि पहली बार 40 की छूट दी गई, दूसरी बार 20 की छूट दी गई, तो पहली बार कितने की छूट दी गई, 40 की। उसके बाद साथियों दूसरी बार कितने की छूट दी गई, अगर बात करें साथियों 20 की छूट दी गई। ठीक है, अब यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, अब ये दोनों नंबर गुणा में लिख दिए जाएंगे। अभी प्लस में लिखे, अब गुणा में लिख देंगे, तो 40 गुणा आपका 20 हो जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि जो भी 2% दिए हो ना उनको इस प्रकार से लिख देना है पहले दोनों को। ठीक है, ये नंबर पहला वाला प्रतिशत, दूसरा वाला प्रतिशत, फिर ये पहला वाला प्रतिशत, दूसरा वाला प्रतिशत, बटे में 100 हो जाएगा। अब इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट जाएंगे। 40 में 40 और 20 कितना हो जाएगा साथियों, 60 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 60 में से 8 जाएगा साथियों, तो 52% ही तो बचेगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों कि पहले 40% की छूट दी गई, 20% की छूट दी गई, उसके बाद यदि एक बार में छूट दी जाती तो 52% की छूट दी जाती। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 20 आदमी 8 दिनों में 1000 रुपए कमाते हैं। ठीक है भाई साहब, 20 आदमी हैं, 8 दिन में उन्होंने कितने रुपए कमा लिए, 1000 रुपए कमा लिए। अच्छा, तो कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपए कमाएंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन यही आएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, केवल नंबर बदल दिए जाएंगे। यानी कि 20 की जगह यहां पर 30 आदमी कर दिए जाएंगे, और 8 दिनों की जगह यहां पर 10 दिन कर दिए जाएंगे, और 1000 की जगह यहां पर 2000 कर दिए जाएंगे। ऐसे सवाल आएगा आपसे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 20 आदमी 8 दिन में, कुछ नहीं साथियों, 20 आदमी 8 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, जितने कमाएंगे, जितना काम करेंगे वो नीचे लिखोगे। 1000 रुपए कमाते हैं, ठीक है, बराबर लगा लेंगे। उसके बाद साथियों कितने आदमी, तो हम मान लेते हैं इतने आदमी, एम मैन मतलब आदमी, तो इतने आदमी फिर से 2 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 200 रुपए कमाते हैं। यहां भी 200 रुपए, यहां भी पैसे कमाते हैं, और यहां भी मैंने लिखा पैसे कमाते हैं। यहां भी आदमी लिखा है, यहां भी आदमी लिखा है। यहां भी उतने दिन का लिखे हुए हैं, उतने दिन जितने दिन में ये इतने रुपए कमाते हैं। यहां भी उतने दिन लिखा है जितने दिन में इतने रुपए कमाते हैं। तो कैलकुलेशन ही तो बची है साथियों। अगर बात करें साथियों इस 2 से साथियों, यहां पर से क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 की अगर बात करते हैं साथियों, तो इन 2 जीरो से साथियों ये 2 जीरो कट जाएंगे। 10 है, 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। 8 और 2 बचा है, 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों, आंसर आपका जो जाएगा यानी कि 16 आदमियों के साथ जाएगा। यानी कि 16 आदमी 2 दिन में 200 रुपए कमाएंगे। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। यानी कि शंकु का आपसे साथियों आयतन पूछा जा रहा है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। तो 1/3 हम ऐसे ही लिख लेंगे, पाई लगा हुआ है, पाई ऐसे ही लिख लेंगे। अगर बात करें साथियों, यहां पर हम लोग बात करें ना, देखिए यहां पर सब में पाई पाई लगी हुई है। ठीक है, सब में यहां पर जो है ना वो पाई पाई लगी हुई है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या जो होती है ना वो आर ही होती है, तो त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। अब आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। एच कितना है, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, तो वो यहाँ पर साथियों 10 है। ठीक है, अब इस 3 से साथियों ना ये कट जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब अगर बात करें 12 दाम कितना होता है, 12 दाम 120 होता है, और जैसे ये पाई लगी है वैसे हम पाई हल्के से लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो 120 पाई के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे कि 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि 7 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे। अगर यहां पर लिखा होता 2 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे, तो 2 का प्रथम गुणज 2 होगा, उसके बाद दूसरा गुणज 2 का 4 होगा, उसके बाद तीसरा 2 का गुणज 6 होगा, चौथा गुणज 8 होगा। तो ये रहता है, मतलब कभी भी कहेंगे 2 के प्रथम 10 गुणज तो 2 का पहाड़ा लिख दो, 7 के प्रथम 10 गुणज कहे गए तो 7 का पहाड़ा लिख दो, ये होता है, मतलब ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 7 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या है, 7 का पूरा पहाड़ा लिखना है। क्या लिखना है साथियों, 7 का पूरा पहाड़ा लिखना है, और उसको औसत करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सभी नंबर को जोड़ देते हैं, और जितने नंबर होते हैं उससे उसको भाग देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 14 प्लस 21, ठीक है ना, प्लस 28, कहाँ तक लिख लेंगे, तो ऐसे डॉट 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 करके 70 यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे कितने ये टोटल ऊपर वाले नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो इनका अगर इनको कैलकुलेट करा लेंगे तो औसत हमारा निकल आएगा। लेकिन क्या एग्जाम में इतना समय होगा कि 7 से लेकर 70 तक आप प्लस कराओ, नहीं होगा। तो आपको क्या करना है साथियों, इन सब में देखिए 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और इसमें भी 7 है, तो 7 आप कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा साथियों, 7 एकम 7 प्लस 7 दूना 14 प्लस 7 तियां 21 प्लस 7 चौक 28। मैं तो ज्यादा करके लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको इतना भी नहीं लिखना है, 7 धाम 70। अब मुझे इतना पता है साथियों कि मेरे सामने जब भी प्रश्न आता है कि भैया ऐसा है कि 1 से लेकर 50 तक क्या बताओ, जोड़ बताओ इसका क्या होगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कर 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 50 तक मुझे जोड़ बताओ, तो मुझे एक सूत्र मालूम है, मैं उसको लगा देता हूं हमेशा। वो सूत्र क्या है, अगर कहा जाए कि 1 से 50 तक का जोड़ मुझे बताओ, तो अंतिम नंबर क्या है, 50 है, तो मैं 50 कर देता हूं, गुणा उसके अगला नंबर कर देता हूं, और उसको भाग दे देता हूं 2 से, मुझे इतना मालूम है। अब इसको क्या करता हूं, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। यानी कि जब आप 25 की गुणा 51 से करा लेंगे तो आपको जोड़ मिल जाएगा किसका, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का। लेकिन अभी मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, हमें जो चाहिए है वो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़ चाहिए है। तो हम इसमें सिंपल सा तरीका वही अपनाएंगे, 10 ले लेंगे अंतिम नंबर, उसके अगला नंबर ले लेंगे, और साथियों 2 ले लेंगे, तो यहां पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा, हमें इतना मालूम पड़ गया है। यानी कि कहा जा सकता है साथियों, जो इनका सम होगा ना वो 55 कहलाएगा, गुणा 7 है, तो गुणा हमने क्या लिख लिया, 7 लिख लिया। अब बटे में कितना है ना, बटे में 10 है, ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। 7 की 11 से कराओगे साथियों 77 आ जाएगा, और 77 बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको कट करोगे तो 77 का आधा कितना होता है देख लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तियां आपका 6 हो जाएगा, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे आपका 16 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर से पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा दिया है, वो 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे आपके 10 हो जाएंगे, यानी कि 38.5% साथियों 7 के प्रथम 10 गुणजों का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए, पूछा आपसे जा रहा है साथियों कि 45 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, अगर 30 व्यक्ति चले जाएं तो शेष व्यक्ति पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत आसान सा प्रश्न है। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि 45 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। अगर काम दे रखा हो तो काम यहां पर लिख, काम यहां पर दे ही नहीं रखा पहली बात, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों देखिए, अब बहुत आसान सा प्रश्न है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, लेकिन किसी वजह से 15 व्यक्तियों को चले जाना पड़ता है। 15 तो कितना है, 30, हाँ 30 व्यक्ति चले जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए 30 व्यक्ति जब चले जाते हैं तो कितने व्यक्ति बचते हैं। अरे भाई पहले शुरू में 45 व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति चले गए तो 15 व्यक्ति ही तो बचे। अब 15 व्यक्ति जब चले जाते हैं, सॉरी
30 व्यक्ति जब चले जाते हैं तो 15 व्यक्ति बचते हैं ना, तो शेष व्यक्ति पूरा कार्य यानी कि शेष व्यक्ति कितने, 15 व्यक्ति पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो कितने दिनों में करेंगे उसके लिए डी मान लेते हैं, डी मतलब डे होता है ना, तो कितने दिन में करेंगे तो इस डे में करेंगे। तो कुछ नहीं साथियों, इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए, तो 45 गुणा साथियों 20 हो जाएगा, ये 15 जो है ना ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये क्या है, ये तो डी है, कितने दिन में करेंगे, 15 एकम 15, 15 तीन आपका 45, 20 तीन आपका कितना होता है 60 होता है, यानी कि 60 दिनों में करेंगे भैया, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बहुत आसान से दोबारा से बता रहा हूं कि 45 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं, लिख लिया 45 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। यदि 30 व्यक्ति चले गए तो शुरू में 45 व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति चले गए तो 15 व्यक्ति ही तो बचेंगे, तो 15 व्यक्ति वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि डी आपको ज्ञात करना है। चलिए, उसके बाद देखिए आंसर मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलिए, कपिल देव के 6 मैचों का औसत कितना है, 24 रन का है। इसके बाद 4 मैच में उसका औसत रन कितने का होता है, 80 का है। उसके सभी 10 मैचों के रनों का औसत क्या होगा। उसने साथियों 6 पहले मैच खेले और 4 उसके बाद में मैच खेले, यानी कि कुल मिला के उसने 10 मैच खेले और 10 मैचों का उसका पूछा जा रहा है कि औसत रन कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए कि कपिल के 6 मैचों का औसत कितना है, 24 रनों का है, यानी कि 6 मैचों का साथियों औसत कितना है, तो 24 है। अगर हम बात करें 6 मैचों में उसने कितने टोटल रन बनाए, तो 6 की और 24 की साथियों गुणा हो जाएगी, तो 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों जो 6 मैच उसने खेले हैं उसमें कुल मिला के 144 रन बनाए हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि उसने बाद वाले जो 4 मैच खेले ना, 4 मैच खेले उसका औसत कितना बना, तो उसका साथियों औसत जो बना है वो 80 रन का बना है। यानी कि कहा जाए साथियों कि 4 मैचों में उसने कितने कुल मिला के रन बनाए, तो इसकी गुणा करा लो, तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 0 लगा लो, यानी कि 4 मैचों में उसने 320 रन बनाए। तो कह सकते हैं साथियों 6 मैचों में उसने कितने रन बनाए, 144, और 4 मैचों में उसने कितने रन बनाए साथियों, कहा जा सकता है कि 320। तो कुल मिला के साथियों 10 मैचों में उसने कितने रन बनाए, ये मैं कह सकता हूं 464 रन बनाए। 10 मैचों में उसने कितने रन बनाए, 464 रन बनाए। और इसको कह सकते हैं साथियों, एक सेकेंड मैं यहां पर 0 गायब करके 4 लिख देता हूं। देखिए कितने, 10 मैचों का है ना, ये भाग में क्या आएगा, 10 मैचों से ही इसको भाग आएगा तभी तो औसत निकलेगा। अरे भाई 10 मैचों में बनाए गए रन ये हो गए और 10 मैच नीचे ये जाएंगे, तो इधर 0 हटेगा, पॉइंट यहां पर बढ़ जाएगा, तो 46.4 ये क्या निकला साथियों, ये 10 मैचों का औसत रन निकले। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कि किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ है, तो वो संख्या क्या हुई आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है कि किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है, तो मैं कह सकता हूं साथियों, मान लीजिए कि x वो संख्या x है, तो उस संख्या का यानी कि x का 27 के साथ वही संबंध है जो 16 का 32 से है, 16 का 32 से, तो ऐसे ही तो लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। और जो अनुपात में है साथियों उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी कि x अनुपात 27, तो x बटे 27 लिख सकते हैं। अगर बात करें 16 अनुपात 32 है ना, तो 16 बटे 32 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूना आपका 32 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों x बराबर क्या आ जाएगा, इस 27 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, तो 27 बटे नीचे क्या था 2 था, तो जब इसको साथियों कट करोगे तो कितना आएगा, 13.5 आएगा। और 13.5 साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि यदि a और b का अनुपात कितना है, 5:7 है, यानी कि a अगर 5 है तो b 7 होगा, और a का मान कितना है, 170 है, तो b का मान क्या होगा। देखिए यहां पर a का अनुपात साथियों कितना बताया गया है, 5 बताया गया है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि a का मान कितना है, 170 है, यानी कि 5 जो है ना साथियों वो 170 है, यानी कि कहा जा सकता है 5x कितना है, 170 है। तो अगर हम साथियों x का मान निकाले तो क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 170 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका जो निकलेगा वो 34 निकलेगा। अब साथियों ये x क्या है, ये जो अनुपात में है ना साथियों ये ऐसे लिखे जाते हैं 5x अनुपात 7x। ठीक है, तो x की तो वैल्यू हमें मालूम पड़ गई,
तो x की, अब अगर ये a का निकालना है ना तो क्या करोगे, 5 गुणा x का मान कितना है, 34 निकला है, तो 34 की अगर गुणा करा दी तो आपका a निकल जाएगा। और अगर साथियों ये निकालना है, b निकालना है, और b ही पूछा जा रहा है, b निकालना है तो 7 गुणा 34 कर देंगे। पहले हम साथियों a निकाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि 170 आ रहा है तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों, 20 हो जाएंगे, 2 लग जाएगा, ठीक है ना। 5 चौक आपके 20 हो जाएंगे, और 5 तियां 15 और 2 आपके 17 हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही निकल रहा है 117, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, 7 चौक आपके 28 हो जाएंगे, 7 तियां आपके 21 हो जाएंगे, 22 23 यानी कि 238 साथियों यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि बी का मान जो निकलेगा वो 238 निकलेगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। देखिए भाई, ठीक है ना। तो देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपकी समझ में ना आएगा, ए और बी का अनुपात कितना है, 5 है और 7 है, यानी कि 5x है और 7x है। लेकिन इसमें दे रखा है कि ए का मान 170 है, तो 5x बराबर 170 हो जाएगा, तो 5x बराबर 170 निकाल दिया। अब x का मान हमने ज्ञात किया तो 34 आया साथियों। अब 7x निकालना है ना, तो 7 की गुणा किससे कर देंगे, 34 से कर देंगे, और 238 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। आम के दाम में 10% की कमी कर दी गई, पुनः इस कम किए गए दाम में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आम के दाम में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। आम के दाम में 10% की कमी की गई नहीं। अब देखिए, ये मैंने आपको इस सवाल के बारे में बताया था इससे पहले। कभी भी अगर साथियों कुछ भी कहा जाए कि पहले 10% बढ़ाया जाता है किसी भी चीज़ में, इसमें लिखा हुआ 10% पहले घटाया गया, यानी कि 10% की कमी की गई, उसके बाद 10% की वृद्धि की गई, तो कुल मिला के कितने प्रतिशत की कमी या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप साथियों क्या करेंगे, 10% की कमी की गई ना तो -10 लिख लोगे। -10 लिख लिया, उसके बाद 10% की वृद्धि की गई है तो +10 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस आके साथियों उसके बाद क्या आएगा, 10% की कमी की गई ना तो यहाँ पर साथियों -10 आपका आ जाएगा, और गुणा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और इस जीरो से साथियों ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, और 10 में से 10 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा ना, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यहां पर साथियों एक आपका जरूर बचा है, लेकिन कौन सा एक बचा है, माइनस का एक बचा है। तो कहा जा सकता है तो आम के दाम में कितने प्रतिशत की कमी आई, 1% की कमी आई, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न अब समाप्त होते हैं। अब हम लोग वो क्वेश्चन साथियों देख लेते हैं जो अक्सर आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जब कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तब उसका मृत शरीर जला दिया जाएगा, अस्पताल को दान किया जाएगा, उसके धर्म की भांति उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्या होगा, तो कहा जा सकता है साथियों आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, निम्न में से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं, तो कौन साथियों अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हुए हैं जवान, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, पुलिस अधिकारी में सदाचार के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, तो पुलिस अधिकारी में सदाचार के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा, बिल्कुल, संविधान के प्रति निष्ठा, या बिना भेदभाव के दृढ़तापूर्वक कानून का पालन, या अपराध और अव्यवस्था को रोकना, बताइए। चलिए, तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर की जब हम बात करते हैं तो आंसर सबसे बेस्ट आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है, तो पुलिस सेवा में साथियों किन गुणों की अपेक्षा की जाती है, तो साहस और समर्पण होना चाहिए, बिल्कुल। उसके अलावा साथियों सद्व्यवहार और सदाचार बिल्कुल होना चाहिए, ईमानदारी और निष्पक्षता भी होनी चाहिए, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आप सांप्रदायिकता की परिभाषा बताएंगे, तो आप सांप्रदायिकता की परिभाषा बताएंगे उदारता जिसमें धर्म भी शामिल हो, या धार्मिक कट्टरता, या ए और बी दोनों, या साथियों समान व्यवहार। तो ये साथियों आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन की अगर देखिए, सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म ही सब कुछ है, सांप्रदायिकता ये कही जाती है। ठीक है, और सांप्रदायिकता की अगर बात करें मतलब देखा जाए तो जो धर्म होता है ना, ये समाज का बिल्कुल, समाज उसको आधार मानता है, तो उसको कहा जाता है साथियों सांप्रदायिकता। तो इसका सबसे नजदीकी आंसर जो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी यहाँ पर बी है